हाय किड्स। इस वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ मोशन में क्लास 9 कंसाइंस फिजिक्स से लीनियर मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे ना। जब मैं मोमेंटम का बात करता हूं, लीनियर मोमेंटम जिसे हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं ना। हाउ डू यू डिफाइन लीनियर मोमेंटम? व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? जस्ट लुक ओवर हियर। एक केस ले रहे हैं हम जहां पे मैंने दो बॉडी लिया है, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सपोज ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से और ये मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और दोनों का मास सेम है। दोनों का मास सपोज इसका भी 5 kg है, इसका भी 5 kg है, बट दे आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी। सो इन द सेम टाइम अगर आप इसे रेस्ट में लाना चाहते हो, टू ब्रिंग द टू बॉडीज at rest in the same time interval, we need some force, of course. Suppose यहां पे जो फोर्स है हमारा वो है F1। यहां पे जो फोर्स लगा है टू स्टॉप दिस बॉडी इज F1, यहां पे जो फोर्स है मेरा F2 लगा है। then we'll see that F2 will be greater than F1। जिसका वेलोसिटी ज्यादा था वहां उस बॉडी को रोकने में हमें ज्यादा फोर्स लगा, विच मीन्स द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। एक और केस लेते हैं हम लोग। एक केस लेते हैं, सेकेंड केस। यहां पे क्या करते हैं हम लोग, यहां पे हम लोगों ने मास सेम रखा था। सपोज मास डिफरेंट रखते हैं और वेलोसिटी को चेंज करते हैं। सपोज नहीं, वेलोसिटी सेम रखते हैं, मास को चेंज करते हैं। सपोज ये है मास 10 kg और ये दूसरा बॉडी है जिसका मास है 20 kg। दोनों ही मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ टू स्टॉप दीज टू मूविंग बॉडी इन द सेम टाइम इंटरवल, सपोज यहां पे अगर आपका फोर्स है F1 और यहां पे फोर्स लगा है F2 टू स्टॉप इट, you need F1 and F2। तो हम लोग देखेंगे कि F2 will be greater than F1, which means the force required to stop a moving body depends on the mass of the body as well as the velocity of the body। And actually the force required to stop a moving body in a time interval, in a given time interval depends on or is equal to the product of mass and velocity, and this is nothing but our linear momentum, which means linear momentum of a moving body, of a body is equal to mass multiplied by velocity. The product of mass and velocity is your linear momentum, and it's a vector quantity. This is what? This is a vector quantity। तो इसका डायरेक्शन भी होगा, और इसका डायरेक्शन क्या है? Along the motion, जिस डायरेक्शन में मोशन ऑफ द बॉडी हो रहा है वही आपका लीनियर मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा, या फिर along the direction of velocity, along the डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही मेरा लीनियर मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा। सो लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। नाउ अगर इसकी यूनिट का बात करते हैं हम लोग, तो इफ यू टॉक अबाउट द एसआई यूनिट, देखो भैया मास होता है kg and this is meter per second, so the SI unit of momentum is kg meter per second, और CGS unit क्या होगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। So this is how we define linear momentum। Now look at change in momentum। Now अभी हमें मोमेंटम का क्या वैल्यू मिला है? मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी। अच्छा, चेंज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। डेल और डेल्टा ये रिप्रेजेंट करता है स्मॉल चेंज। तो डेल पी
चेंज मोमेंटम विल बी इक्वल टू डेल एम वी, है कि नहीं? अब देखो ध्यान से देखना, तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो चेंज इन ब्रैकेट एम वी, तो ये जो चेंज है वो दो प्रकार हो सकता है, या तो मास चेंजेस या तो वेलोसिटी चेंजेस, तभी चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, या तो दोनों ही चेंज होगा, मास एंड वेलोसिटी both changes, then there will be a change in momentum. Now when the mass is constant, जब mass हमारा constant है, when mass is constant, when mass is constant, तब मेरा del p क्या होगा, m del v. So this holds when mass is constant, isn't it? But मास क्या हमेशा कांस्टेंट होता है ना? जब हम लोग एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, दे मूव विद अ वेलोसिटी व्हिच इज कंपैरेबल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. उन एटॉमिक पार्टिकल्स का जिनका वेलोसिटी बहुत हाई है, उनका मास कांस्टेंट नहीं होता है, उनका मास इंक्रीज करता है, and which depends on the velocity with which they are moving. Their mass increases, and mass is m0 root over of 1 minus v by c whole square. V is the velocity of the particle, c is the speed of light, 3 into 10⁸ meter per second, and m0 is the mass at rest. Am I clear? So the mass of those atomic particle increases. तो वहां पे उस कंडीशन पे ये आपका होल्ड नहीं करेगा, डेल पी इक्वल्स टू एम डेल वी. दिस डज नॉट होल्ड, दिस डज नॉट होल्ड, बट ये वाला होल्ड करेगा, डेल पी इक्वल्स टू डेल एम वी. ये आपका होल्ड हमेशा करेगा, वेदर मास कांस्टेंट रहे या मास वेरी करे, तब भी ये होल्ड करेगा ही करेगा. बट ये होल्ड नहीं करेगा व्हेन इन केस ऑफ एटॉमिक पार्टिकल, जब मास वेरी कर रहा है. आप रॉकेट का ले लो, रॉकेट इन मोशन, उसका मास डिक्रीज होता है. व्हाई? बिकॉज द गैसेस आर इजेक्टेड आउट फ्रॉम द नोजल, द मास डज नॉट रिमेन कांस्टेंट. बट दिस ऑलवेज होल्ड. रिमेंबर, ये होल्ड तभी करेगा जब मास कांस्टेंट है, या फिर ये होल्ड कब करेगा, जब वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बहुत कम है एज कंपेयर्ड टू the velocity of the body is very less as compared to the speed of light, maybe in the order of 10⁶, या उससे कम. तब क्या होता है, मास वेरी करता है, बट मास इतना कम वेरी करता है कंपेयर्ड टू वेलोसिटी कि हम लोग मान लेते हैं कि मास जो है वो कांस्टेंट है. तो अगर मास कांस्टेंट है तो ये मेरा होल्ड करेगा. रिमेंबर, so del P equals to del mv holds always. This is true for all the cases, whether the mass remain constant or the mass of the body changes. But this only holds when the mass of the body is taken constant. जहां पे speed of the moving body, velocity of the moving body is very less as compared to the velocity of light. Remember this, okay? Now let us see the rate of change in momentum. Now rate of change of momentum. Rate of change, बहुत important है, change of momentum. Momentum. मान लो एक बॉडी है जिसका मास है m, उसका इनिशियल वेलोसिटी है u. आफ्टर टाइम t सपोज उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है, the velocity changes to v. Okay, then यहां पे इसका मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम विल बी मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी. यहां पे इस बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम विल बी मास इनटू फाइनल वेलोसिटी v. चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम विल बी
final minus initial, and rate of change of momentum we divide by time. So rate of change of momentum is mv minus mu by t. Now look carefully. Rate of change of momentum हमारा क्या निकला है? mv minus mu by t. अगर आप ध्यान से देखो m ले लो कॉमन तो v minus u by t, और हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में किया था v minus u by t is what? Acceleration, which means the rate of change of momentum is equal to the product of mass and acceleration produced in a body due to a force. Definitely the mass is constant in this case, has to be constant. So the rate of change of momentum is nothing but the product of mass and acceleration which is produced due to a force. Condition applied, mass is constant. So this was all about momentum. Now very important thing, Newton's second law of motion. Now this is important. Newton's second law of motion will derive F equals to ma. How come? Look, first of all, Newton's first law of motion से हमें क्या मिलता है? Newton's first law gives us a qualitative idea about force. Qualitative idea of force. Force क्या करता है? वो आइडिया हमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से मिलता है. फोर्स इज द कॉज फॉर एक्सेलरेशन. ये हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ से मिलता है. Force can change the state of motion of a body. It can produce acceleration. It is the cause for acceleration. वो हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ से मिलता है. But how it is related to measurable quantity, ये हमें न्यूटन सेकेंड लॉ से मिलता है. तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमें क्वांटिटेटिव आइडिया ऑफ फोर्स देता है. हाउ force is related to measurable quantity, mass and acceleration. ये हमें सेकेंड लॉ से मिलता है. अब देखिए, सपोज आपके पास दो बॉडी है, दोनों का ही मास सेम है. सपोज m1 है 5 kg, m2 भी है 5 kg. सपोज आप इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाहते हो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा हमें, जाहिर बात है. इसमें आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाहते हो. व्हेन यू पुश इट, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस. सपोज यहाँ पे आप 5 करना चाहते हो, यहाँ पे आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाहते हो. दोनों में ही फोर्स लगेगा, और ये कॉमन सी बात है, जो F2 है मेरा वो ग्रेटर होगा F1. कहीं ना कहीं F2 जो होगा वो ट्वाइस ऑफ F1 होगा. यहां से न्यूटन ने क्या बोला? ही टोल्ड दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ऑफ गिवन मास कांस्टेंट. द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ऑफ गिवन मास. गिवन मास मतलब कांस्टेंट है मास. Given mass, given mass is directly proportional to the force applied on the body, which means A is directly proportional to F. That is what he told. Which means अगर आप इसका ग्राफ बनाओ, सपोज एक्सेलरेशन और फोर्स का आप अगर ग्राफ बनाओगे, ऑफ कोर्स आपका मास जो है वो कांस्टेंट है. यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, डायरेक्टली प्रोपोर्शन. इफ यू इंक्रीज द फोर्स, एक्सेलरेशन विल इंक्रीज. इफ यू डिक्रीज द फोर्स, एक्सेलरेशन विल डिक्रीज. तो ये हमारा पहला आउटकम था. फिर एक और आउटकम था. ना हमारा एक और केस था. केस 2 में क्या करेंगे हम लोग? देखो यहां पे क्या किया था हम लोगों ने? मास को कांस्टेंट लिया था. अब हम लोग क्या कर रहे हैं? सपोज दो बॉडी है, ओके, दोनों का मास अलग है. सपोज इसका मास है 5 kg और इसका मास है 10 kg. दोनों रेस्ट में है. सपोज दोनों के दोनों रेस्ट में है, और इसमें हमें सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है. सपोज यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
यहाँ पे भी हमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय अप्लाइंग अ फोर्स F1 एंड F2. Then we'll see that F2 definitely will be more than F1. F2 will be twice of F1, isn't it? इससे क्या हमें पता चला? इससे न्यूटन ने कहा कि the force required to produce a given acceleration in a body, the force required to produce a given acceleration in a body is directly proportional to the mass of the body. यानी कि force is directly proportional to the mass. Definitely acceleration जो है वो मेरा कांस्टेंट है. ये सेकंड चीज उसने कहा था न्यूटन ने, विच मीन्स अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे, देखो ध्यान से, तो ये भी फोर्स और मास का ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, इजंट इट? यहां पे एक्सेलरेशन क्या है मेरा? कांस्टेंट है. सो दिस वाज रिलेशन 1 व्हिच वी गॉट. एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. ये हमें न्यूटन ने कहा था. इज दिस क्लियर? Now what? Now the most important part. What he did, he combined these two observations. And what he got, let us see. So from these two, can we say that force is directly proportional to the product of, इन दोनों से हम लोग क्या कह सकते हैं? इन दोनों से हम लोग कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma है. अब क्या करना है? प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट आएगा सामने. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ये. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. नाउ कम्स द मेन थिंग. ये हमारा, आप देखना, ये रिड्यूस हो गया F इक्वल्स टू ma बिकॉज न्यूटन ने क्या किया? k को 1 ले लिया. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये k का वैल्यू 1 क्यों है? k का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता था. Simple answer. For simplicity, you can say, for simplicity of a calculation, और of course न्यूटन की कृपा है कि उन्होंने जब 1 यूनिट ऑफ फोर्स को डिफाइन किया, 1 यूनिट ऑफ फोर्स को उन्होंने जब डिफाइन किया, तो उन्होंने ऐसे डिफाइन किया कि जो ये k का वैल्यू है ये मेरा 1 हो जाए. बिकॉज वो पहली बार थे जो यूनिट ऑफ फोर्स को डिफाइन करने वाले थे, पहली बार. सो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 1 यूनिट ऑफ फोर्स को इस तरह डिफाइन किया, ये अगर 1 kg ले लो, ये अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो, तब द फोर्स डेवलप इज 1 यूनिट ऑफ फोर्स. तो वहां पे अगर यहां पे 1 बैठाएंगे तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. तो उन्होंने उस टाइम पे ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स चूज किया ताकि k 1 हो जाए. हमारा इक्वेशन बहुत ही सिंप्लीफाइड इक्वेशन हो जाए. फोर्स इक्वल्स टू ma. वो कुछ भी चूज कर सकते थे. अगर वो 1 की जगह 5.23 इंटू 10⁻23 चूज करते तो हमें वही लेना पड़ता. वैसे बहुत कुछ है कांस्टेंट याद करने को, बहुत सारे कांस्टेंट है. एक और, सो थैंक्स टू हिम ही टुक k as 1. So for the sake of simplicity, he took it as 1. He defined 1 unit of force in such a way that k का वैल्यू 1 बन गया. Is it clear? अच्छा, यहां से देखिए. So this was how he derived force equals to ma. Actually it was force equals to kma. Then he took k as 1. And one more thing. Look over here. Force equals to ma. Now if suppose force is constant, then क्या एक ऐसा ग्राफ बन सकता है एक्सेलरेशन और मास का इनवर्सली प्रोपोर्शन? सपोज दो बॉडी है, दोनों में सेम फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, फोर्स आपका कांस्टेंट है, then the acceleration produced in the body will be inversely proportional to the mass of the body. Acceleration produced will be inversely proportional to the mass of the body. Condition applied, the force is constant. तो वहां पे हमें ग्राफ क्या मिलेगा? इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा, इनवर्सली
प्रोपोर्शनल, मतलब एक्सेलरेशन अब बढ़ाओगे, मतलब मास अब बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, मास कम करोगे तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, इजंट इट? अगर आप दो बॉडी है, दोनों में सेम फोर्स लगाओ, यू नो, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कहीं ना कहीं मास पे डिपेंड करेगा। मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। सो ये आपका ग्राफ है ए वर्सेस एम, ये आपका ए वर्सेस एफ, ये एफ वर्सेस एम। रिमेंबर दिस, and this is the most important, this is the mathematical expression of second law of motion, that is F equals to ma. Now let us see the unit for force. So अभी हमें mathematical expression of force मिल गया है, force equals to mass into acceleration। यहां से हम लोग unit of force को define करेंगे। Now the SI unit of force is Newton, मतलब 1 Newton is equal to 1 kg multiplied by 1 meter per second square। मतलब how would you define 1 Newton? 1 Newton is a force which is required to produce an acceleration of 1 meter per second square when it is applied on a body of mass 1 kg। The force required by a body of 1 kg to produce an acceleration of 1 meter per second square is known as 1 Newton। Done? अच्छा, अगर हम CGS यूनिट की बात करते हैं, CGS unit of force is dyne। How do you define 1 dyne? देख लो, 1 dyne will be 1 gram multiplied by 1 centimeter per second square। So 1 dyne is the force required by a body of mass 1 gram to produce an acceleration of 1 centimeter per second square। That is how you define 1 dyne। क्लियर है दोनों का डेफिनेशन? ये रिलेशन से ही हमारा डेफिनेशन निकल जाएगा। बॉडी ऑफ मास 1 kg नीड्स टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही मेरा 1 न्यूटन होता है। इन दोनों का रिलेशन देखते हैं हम लोग ना। 1 Newton is equal to 1 kg multiplied by 1 meter per second square। अच्छा, इसको हम लोग 1 Newton is equal to 1 kg को हम लोग 1000 ग्राम लिख सकते हैं, 1000 ग्राम, and 1 meter per second square को हम लोग 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 2 5, so 10 to the power 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो डाइन होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाइन होता है। तो 1 न्यूटन मेरा क्या होगा? 1 न्यूटन विल बी 10 to the power 5 dyne। So this is the relationship between the SI and the CGS unit of force। क्लियर? बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सीखा यहाँ पे। The derivation of force equals to ma। This is the mathematical expression of second law of motion, very important। So in this video, keep it till here। In the next video, we'll see the rest of the part of this section। Till then, take care and be safe। And if you like the video, do subscribe the channel।